देखो आगे स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट में हमने ये 4 अलग अलग पेट के आधार पर पशुओं के प्रकार पढ़े थे। पहला था रुमंथी जानवर या रूमिनेंट्स एनिमल। सेकंड नंबर आभासी रुमंथी कह दो, या फिर आभासी को हम इंग्लिश में क्या नाम आ सकता है इसका, स्यूडो रूमिनेंट्स। और थर्ड नंबर अरुमंथी जानवर, या फिर इनको नॉन रूमिनेंट्स यहाँ पे कहते हैं। सबसे पहले रुमंथी है तो इसके अंदर जुगाली करने वाले जानवर हैं वो आएंगे, और इसमें पेट के कितने भाग होते हैं, 4। रुमेन का भाग होगा, रेटिकुलम का भाग होगा, यहाँ पे ओमेजम का भाग होगा, और एक कौन सा होगा, एब ओमेजम। और इसके अंदर जो रुमंथी जानवर होते हैं वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और हिरण। फिर सेकंड नंबर जो आभासी रुमंथी है जिनको हम स्यूडो रुमंथी कहते हैं, इसके अंदर ध्यान में रखना पेट का जो आपके कौन सा भाग अनुपस्थित होगा, ओमेजम वाला जो भाग है वो क्या होगा, अनुपस्थित। बाकी 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं। जुगाली तो करते हैं लेकिन पेट का एक भाग इनके अंदर अनुपस्थित होगा। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऊंट और लामा। फिर नेक्स्ट जो थर्ड नंबर हमने पढ़ा था इसमें लास्ट में, वो पढ़ा था आपके अरुमंथी जानवर। और अरुमंथी मतलब इसके अंदर पेट का सिर्फ एक ही भाग होता है और ये जानवर जुगाली नहीं करते हैं। तो इसके अंदर कौन सा भाग होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एब ओमेजम वाला जो भाग है वही उपस्थित होगा। इसका इस और एब ओमेजम वाला जो भाग होता है इसी को हम वास्तविक पेट, यथार्थ पेट, या फिर सत्य पेट या ट्रू स्टोमक इसको हम कहते हैं। और अरुमंथी जानवर है या नॉन रूमिनेंट्स है उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता और खरगोश। फिर जितने भी पेट के 4 भाग होते हैं उन चारों भागों के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहला भाग कौन सा था, रुमेन। पेट का सबसे बड़ा भाग होता है और ये चारे का क्या करेगा, संग्रहण। और पशु वापस चारे को पेट से मुंह में चबाने का क्या करता है, कार्य। फिर अगला सेकंड नंबर कौन सा है, रेटिकुलम। पेट का सबसे छोटा भाग है, आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान। इस कारण इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हनी कोप भी कहते हैं। और कंकड़ पत्थर की पिसाई भी कहां पे होगी, रेटिकुलम। फिर यहाँ पे ओमेजम वाला जो भाग है ये भाग ऊंट व लामा में क्या होगा, अनुपस्थित। पहले भी लिख लिया था यहाँ पे पशुओं के प्रकार में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये भाग क्या करता है, यहाँ पे जल का अवशोषण करता है इनके अंदर। और नेक्स्ट जो भाग है यहाँ पे एब ओमेजम वाला भाग, ये पेट में पाचन का कार्य करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सत्य पेट या यथार्थ पेट या वास्तविक पेट कहा जाता है। और एब ओमेजम है, इसमें यहाँ पे सर्वाधिक पाचन एंजाइम होते हैं, तो पाचन का कार्य भी कहां पे होगा, सर्वाधिक एब ओमेजम के अंदर। नोट लगा के यहाँ पे लिख रखा है, जुगाली करते समय या फिर जो धान के खेत होते हैं और गोबर गैस के अंदर मुख्य गैस का घटक कौन सा होता है, यहाँ पे मेथेन। और जानवरों के रुमेन भाग में किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन से भाग में, रुमेन भाग में, ध्यान में रखना, ठीक है ना। आज नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पे आपके पशुओं में दुग्ध दोहन की विद्या हमें पढ़नी है। दुग्ध दोहन की विद्या कौन कौन सी है यहाँ पे, तो आप नए पेज से हेडिंग डालो, पशुओं में दुग्ध दोहन की विद्या। मेथड्स ऑफ मिल्किंग। डाल दी हेडिंग। सबसे पहले आप समझो कि भी पशुओं के अंदर जो थन होते हैं या अयन होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। सबसे पहले इसके अंदर ध्यान में रखना, यहाँ पे ये जो बाहर वाला जो भाग होता है, सबसे बाहर वाला आवरण, इसमें मैं बना रहा हूं रेड कलर से अलग से, ये जो भाग होगा ना इसके अंदर, इसको हम कहते हैं, ध्यान में रखना, यहाँ पे टेट मेटस कह दो, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पे थन नलिका। क्या कहते हैं यहाँ पे, थन नलिका। इसके बाद में ध्यान में रखना, ये अंदर की तरफ, त्वचा के अंदर की तरफ ये विशेष प्रकार की संरचना होगी। जैसे मानव के अंदर, मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियां होती है, वैसे इनके अंदर भी स्तन ग्रंथियां होती है। तो इनके अंदर ध्यान में रखना, ये जो संरचना होती है सेकंड नंबर, इसको हम कहते हैं यहाँ पे थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न।
थन सिस्टन के ऊपर आप देखोगे यहां पे ये अंडाकार संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, गोलाकार संरचना। ये जो गोलाकार संरचना होती है इसको हम कहते हैं यहां पे ग्रंथि सिस्टन। क्या कहते हैं? ग्रंथि सिस्टन। मान लो कि भी एक कमरे के अंदर और कमरा, कमरे के अंदर और कमरा, ऐसे इसके अंदर संरचना आपको दिखाई देगी। पहले ध्यान में रखना कौन सी, यहां पे थन नलिका। थन नलिका के अंदर की तरफ क्या होगा? थन सिस्टन। थन सिस्टन के ऊपर गोलाकार या फिर अंडाकार जो संरचना होगी उसको हम कहते हैं यहां पे ग्रंथि सिस्टन। क्या कहेंगे यहां पे? ग्रंथि सिस्टन। इस ग्रंथि सिस्टन, ये जो संरचना है ना, यहां पर दुग्ध का क्या होगा? संग्रहण होगा। और एक ग्रंथि सिस्टन के अंदर लगभग 500 से 600 ml दुग्ध का क्या होगा? यहां पे संग्रहण होगा। कितना? 500 से 600 ml दुग्ध का क्या होगा? यहां पे संग्रहण। अब आप इस जो ग्रंथि सिस्टन है इसके ऊपर ये आपको संरचना यहां पे दिखाई दे रही होगी अलग अलग। ये संरचना, ये जितनी भी आपकी संरचना इसके अंदर, इनको हम कहते हैं नलिका। क्या कहते हैं? यहां पे नलिका कहा जाता है, ध्यान में रखना। और ये जो नलिका होती है इनको हम कहते हैं दुग्ध नलिका। कौन सी नलिका? दुग्ध नलिका। आप इसमें देखो लगभग यहां पर तो ये जो हमारे पास में ग्रंथि सिस्टन है ना, इसके ऊपर 1 2 3 और 4 ऐसी ध्यान में रखना। ये जो दुग्ध नलिकाएं होती है ना, वो लगभग दुग्ध नलिका यहां पे 15 से 20 आकर मिलती है, सॉरी 15 से 50 नलिकाएं आकर के मिलती है। ध्यान में रखना, जो सबसे इसके अंदर जो ग्रंथि सिस्टन है, गोलाकार अंडाकार संरचना होगी, इसके अंदर आपके दुग्ध का संग्रहण होगा। कितना होगा? यहां पे 500 से 600 ml। अब एक संरचना नहीं होगी यहां पे। पशुओं के अंदर सामान्यतः जो थन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है यहां पे, तो उनके अंदर एक थन के अंदर लगभग इनकी संख्या आपको 2 से लेकर आपके 4 के बीच में एवरेज ध्यान रखना है। किसकी संख्या? यहां पे ग्लैंड सिस्टन की संख्या या फिर ग्रंथि सिस्टन की संख्या। इस ग्रंथि सिस्टन के ऊपर पतली नलिकाएं होती है और उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? यहां पे दुग्ध नलिकाएं कहते हैं। और ये दुग्ध नलिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? यहां पे 15 से 20 नलिकाएं होती हैं। अब ध्यान में रखना, इन नलिकाओं के ऊपर एक ये संरचना दिखाई दे रही है ना, और इनको हम क्या कहते हैं? यहां पे लोब्स। क्या कहते हैं? यहां पर लोब्स। अब इसी लोब्स की संरचना को यहां पे बड़ा करके बताया गया है। यहां पे ये लोब्स है ना, यहां पर इस लोब्स की संरचना को यहां पे बड़ा करके बताया गया है। तो आप इसके अंदर लोब्स के अंदर देखोगे छोटी छोटी संरचनाएं और दिखाई देगी हमें यहां पे। इस लोब्स के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं और होती है यहां पे, उनको हम कहते हैं यहां पे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। मानव के अंदर जो वायु कुप्पिकाएं होती है ना फेफड़ों में, उन्हीं को इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। और यहां पर भी क्या है? यहां पे एल्वियोलाई। तो ध्यान में रखना, लास्ट में यहां पे कौन सा भाग होगा? एल्वियोलाई। तो इन एल्वियोलाई के अंदर यहां से दुग्ध का क्या होगा? निर्माण शुरू होगा। कहां पर होगा दुग्ध का निर्माण? एल्वियोलाई के अंदर होगा। एल्वियोलाई से ध्यान में रखना वो लोब्स के अंदर जाएगा। लोब से किसके अंदर जाएगा? दुग्ध नलिका के अंदर। दुग्ध नलिका से किस में आएगा? ग्रंथि सिस्टन। और ग्रंथि सिस्टन से थन सिस्टन, और थन सिस्टन से थन नलिका के द्वारा वो आपके दुग्ध बाहर आएगा। तो ये पहली बात, तो इनकी संरचना ध्यान में रखना भी किस प्रकार से होती है। आप ऐसे समझो कि भी मान लो भी हमारे पास में ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर छोटा सा बॉक्स और है, फिर बॉक्स और होगा, और बॉक्स होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बाहर वाला जो बॉक्स होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पे थन नलिका। क्या कहेंगे? थन नलिका। थन नलिका के अंदर की तरफ जो नलिका और होगी उसको हम कहते हैं यहाँ पे थन सिस्टन। थन सिस्टन कहेंगे। फिर थन सिस्टन के ऊपर आप देखोगे ये जो संरचना होती है ना, गोलाकार संरचना, इस गोलाकार संरचना को हम कहेंगे यहाँ पे ग्रंथि सिस्टन। क्या होगा? ग्रंथि सिस्टन। इस ग्रंथि सिस्टन के अंदर या इस ग्रंथि सिस्टन के ऊपर 15 से 50 छोटी छोटी नलिकाएं ये आकर मिल रही है ना यहाँ पे, तो इन नलिकाओं को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे दुग्ध नलिका। और दुग्ध नलिका के ऊपर गोलाकार संरचना होगी जिसको हम कहते हैं लोब्स, और इस लोब्स के अंदर विशेष प्रकार की संरचना होती है जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। यहां से दुग्ध का क्या होता है? एल्वियोलाई से दुग्ध का निर्माण होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो अयन या थन की जो संरचना है ना, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हम आगे की चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दिया आपने, पशुओं में दुग्ध दोहन की विधियां, मेथड्स ऑफ मिल्किंग। तो एक बार लिखो आप जो मैं बोल रहा हूं इसके अंदर। पशु के अयन में दूध का बनना, पशु के अयन में दूध का बनना एक
निरंतर प्रक्रिया है। गाय लिख दो या पशु की बात कर सकते हो। यहां पे गाय या पशु में 4 थन होते हैं। सामान्यतः 4, किसी के अंदर 5 भी हो सकते, ध्यान रखना। प्रत्येक थन नलिका, 1 मिनट, प्रत्येक थन में एक थन नलिका और एक थन सिस्टर्न। थन सिस्टर्न लिखो तो इंग्लिश लिख लेना इसका, टीट सिस्टर्न। होती है। थन के भीतर थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न, थन सिस्टर्न कोमा लगानी है, ग्रंथि सिस्टर्न जिसको हम कहते हैं ग्लैंड सिस्टर्न में खुलता है। हमारा नेट अभी पकड़ियो है, इतनी देर वेटिंग में आ। फिर आगे लिखना है ग्रंथि सिस्टर्न गोल या अंडाकार का रिक्त स्थान होता है। एक ग्रंथि सिस्टर्न एक ग्रंथि सिस्टर्न में, ये जरूर ध्यान में रखना, 500 से 600 ml एकत्रित करने की क्षमता होती है। और इन ग्रंथि सिस्टर्न के ऊपर क्या संरचना रहेगी? 15 से 50 दुग्ध नलिका। ग्रंथि सिस्टर्न के ग्रंथि सिस्टर्न में 15 से 50 तक दुग्ध नलिका आकर खुलती है, आकर खुलती है। प्रत्येक दुग्ध नलिका छोटी छोटी नलिकाओं के सिरे पर एक लोब्यूल, या फिर आप इंग्लिश में लिखो तो
लोब्यूल या लोब्स। लोब्यूल में बहुत सी एल्वियोलाई होती है जिनमें दूध बनता है। बनेगा कहां पर और संग्रहित या एकत्रित कहां पर होगा, वो दोनों ध्यान रखना। बनेगा आपके एल्वियोलाई के अंदर और संग्रहित कहां पे होगा, ग्रंथि सिस्टम के अंदर। और लोब्स जो संरचना होती है वो कहां पर होती है, तो ग्रंथि सिस्टम के ऊपर 15 से 50 दुग्ध नलिकाएं होती है, उनमें से छोटी नलिकाएं और निकलती, उनके सिरे पर क्या होता है, लोब्यूल्स या लोब्यूल। लिख लिया ये, निकाल दो अगले पेज। अब आपसे पूछा जाए भी, मान लो मानव के अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन है मादाओं के अंदर या गर्भवती महिलाओं के अंदर जो दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, ऑप्शन दूं मैं आपको, हाइपोथैलेमस, अग्नाशय, तीसरा पीनियल ग्रंथि, रुको तो सही, ऑप्शन एक और दे रहा हूं आपको, पीयूष ग्रंथि, और ये लो थायराइड ग्रंथि। अब बताओ कौन सी ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है, ध्यान में रखना। अब मानव के संदर्भ में अगर पढ़ते हैं ना, सेम ही पशुओं के संदर्भ में ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि में भी टोटल वैसे तो 9 हार्मोन होते हैं, वो तो जनरल साइंस में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। यहां पे एक बार हमें 2 हार्मोन ध्यान में रखने, 2 में से पशुओं के अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है। वैसे मानव के अंदर आप देखोगे तो एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक जो हार्मोन स्त्रावित होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कार्य करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, ये मादाओं के अंदर, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, दुग्ध स्त्रवण की प्रक्रिया क्या करेगा, प्रारंभ। लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये दुग्ध निष्कासन में सहायक होता है। किसमें, दुग्ध निष्कासन में। मान लो भी गाय या भैंस आपकी दुग्ध नहीं दे रही, तो आपने देखा हो भी गांवों के अंदर इंजेक्शन देते हैं, और इंजेक्शन देने के बाद वो पहुंच जाती है ना, पहुंच जाती मतलब उसका जितना भी दुग्ध होता है आपके एल्वियोलाई के अंदर, वो आपके थन के अंदर या फिर आपके जो ग्लैंड सिस्टम होती है जिसको हम ग्रंथि सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर आ जाता है। तो ध्यान में रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ये इसके अंदर पशुओं के अंदर दुग्ध के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, ध्यान में रखना। इसके अलावा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये मानव के अंदर, मादाओं के अंदर प्रसव सहायक हार्मोन भी इसको कहते हैं, या इसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि मानव के अंदर ये क्या करता है, गर्भाशय के अंदर संकुचन को प्रेरित करता है, और गर्भाशय में संकुचन होगा तो डिलीवरी या फिर जो प्रसव की क्रिया होगी वो नॉर्मली हो सकती है। तो ध्यान में रखना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मानव के अंदर भी आता है और कहां पर आएगा, पशुओं के अंदर आएगा। अब आप लिखना शुरू करो आगे।
हेडिंग डालना, इसी के अंदर है आपके पुआस। पुआस का मतलब पौसगी। लिखो इसमें अयन या थन, अयन या थन में दूध का उतरना। अयन या थन में दूध का उतरना। और इसी में एरो बनाकर आपको लिखना है यहां पे मस्तिष्क में स्थित, मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। किताब किस किसने पढ़ना शुरू कर दी भाई? हाथ खड़े करो तो। 11th की और 12th की एग्रीकल्चर की दो, और तो साइंस वाली, साइंस के अलग से कौन सी? बायो की, उसमें नहीं, वो जनरल साइंस के लिए फिर काम आएगी। इस बे पार्ट के लिए आप वो किताब पढ़ना शुरू करो भाई साथ में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। थन में दुग्ध का उतरना, ध्यान में रखना पुआस। और मस्तिष्क में स्थित कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, जो दुग्ध स्त्रवण व निष्कासन में, निष्कासन में सहायक है। ये लिखो। इसका बेसिक है वो थोड़ा आपको याद करना, बाकी आगे की जो चीजें वो सरल ही है भाई। लिख लिया ये? नेक्स्ट लाइन में एरो बनाकर लिखो आप। लैक्टोज, अंडरलाइन कर लेना इसको। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, या इसको शर्करा, शुगर, शर्करा है। इसके कारण दूध में मीठापन होता है। अब यहां नहीं कि भी शक्कर नाको कौन सा रुएद कौन मीठ, नॉर्मली, ठीक है ना। अब एक इसमें ध्यान में रखना भी, लैक्टोज किस किस से बना होता है बता सकते हो क्या? लैक्टोज होता है ना, वो कौन कौन सी शर्कराओं से बना हुआ होता है? ये आप जनरल साइंस की दृष्टि से यहां पे याद रख सकते हो। ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, लैक्टोज ग्लेक्टोज दोनों नाम मिल रहे हैं ना। ग्लूकोज और इसमें ध्यान में रखना ग्लेक्टोज, ये लिख लो आप दोनों, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज इन दोनों से मिलकर बना होता है। और इन दोनों के अंदर कॉमन चीज ये होती है कि भी ग्लूकोज और ग्लेक्टोज होते हैं ना, इन दोनों का सूत्र सेम ही होता है, C6H12O6। सिर्फ संरचना ही क्या होती है इसके अंदर चेंज होती है, और कुछ नहीं है। ये लिख लेना आप, लैक्टोज और वाला ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज का बना होता है। कौन सा? फ्रक्टोज तो फ्रूट शुगर होती है, और वो होती है आपकी उसके अंदर सुक्रोज, सुक्रोज बना होता है, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना होता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, वो होता है आपके माल्टोज, माल्टोज। सेल्यूलोज तो ये कार्बोहाइड्रेट इसमें पादपों में होगा, वो तो कोशिका भित्ति बनी हुई होगी यहाँ पे।
फिर नेक्स्ट स्टार लगा के लाइन लिख लेना यहां पे साहीवाल, सारे आंकड़े वो फिर डिटेल से पढ़ेंगे तब लिखेंगे ना। साहीवाल गाय के दूध में 5% लैक्टोज पाया जाता है, 5% लैक्टोज पाया जाता है, इसलिए इस नस्ल का दूध मीठा होता है। बाकी के अंदर कम होती है मात्रा, लेकिन इसमें मात्रा ज्यादा होती है। वो बाकी डिटेल हम जब पशुओं के बारे में पढ़ेंगे ना साथ में, वहां पे लिखेंगे उसके अंदर। लिख लिया ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, स्वच्छ। नहीं लिखा गया, ये लो वापिस। जिसने लिख लिया वो हेडिंग डालो, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। ये इतना मुझे पता नहीं नस्लों का, जब पढ़ेंगे तब वहां पे बता पाऊंगा मैं आपको। या तो वो कराएंगे आपको जियोग्राफी वाले सर, या फिर मैं करवाऊंगा तब पढ़ाएंगे तब बताऊंगा, ठीक है। साहीवाल गाय लिख लिया ये। गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें वही करवाएंगे या तो फिर। चले आगे। स्वच्छ दूध उत्पादन। इसमें लिखो आप स्वस्थ एवं स्वच्छ पशु के थनों से स्वच्छ हाथों द्वारा, यहां नहीं पोटा नाकता नाकती आएगा, स्वच्छ हाथों द्वारा स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ एवं स्वच्छ पशु के थनों से स्वच्छ हाथों द्वारा स्वच्छ वातावरण में साफ बर्तन में, बाल्टी दौड़ तो लानी पड़ी ना, साफ बर्तन में, साफ बर्तन में निकाला गया दूध, निकाला गया दूध, कहीं गए हो, इसीलिए तो मशीनों का यूज करेंगे, पढ़ेंगे हम पूरा इसमें। यहां थोड़ी भी घर में एक ही भैंस या गाय या बीरी मशीन ना लगाओ। फिर नेक्स्ट इसी के बाद में आपको स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के अंदर ही हेडिंग डालनी है आपको, स्वच्छ दुग्ध दोहन के समय, स्वच्छ दुग्ध दोहन के समय रखी जाने वाली क्या बाल्टी या सावधानियां, सावधानियां। बताओ भाई आप सावधानी क्या क्या सावधानी रखोगे? हाँ पहला टांगड़ियां बांधनी, ए बताओ वो जनित को भैंस के कद्दे की बांधी होड़ी, बताओ पहला तो यहाँ नहीं थे जाती, पहला भैंस ने टांगड़ बांध दो, पटीड़ा टेके लगो दो पहला तो। पशु स्वस्थ होना चाहिए, लिखो आप, गाय के बांधते हैं, पशु स्वस्थ होना चाहिए, ये लिखो आप सावधानियां। स्वच्छ बाल्टी में ही दुग्ध
दोहन करना चाहिए। स्वच्छ बाल्टी में ही दुग्ध दोहन करना चाहिए। दुग्धशाला मतलब जहां पे पशुओं को रखा जाता है, दुग्ध वगैरह निकाला जाता है, साफ व स्वच्छ होनी चाहिए। अरे भाई यहाँ पर जब भैंस ने या गाय ने बांधा बट मान भाई फोटा पेशाब कर दे बट्टी दूब हो गई थे भरी जाओ खुद कि पहुंचना भर दे बस थाने साफ जगह ली जाओ ना। और वो अगर मान लो भी दूध में पड़ गो की पिले वो दूध भी ने छाण ले, मैं गोड़ पिले ना तू छाण रे छाण ले। अगला 4th नंबर पॉइंट, दुग्ध निकालने से पूर्व, दुग्ध निकालने से पूर्व पशु के अयन के दो, या तो आप या थन के दो या UDDER अडर के दो आप इसको। दुग्ध निकालने से पूर्व पशु के अयन, थन या अडर को स्वच्छ पानी से धोकर, स्वच्छ पानी से धोकर दुग्ध दोहन करना चाहिए। सिंपल से देखो, ग्रामीण क्षेत्र वाले वो जानते, बाकी ये बाहर से जो आ रखे हैं वो नहीं जानते, विदेश से जो आ रखे और द्रोड़ बजाओ कटवा है। अच्छा यहाँ दुग्ध निकालने वाला ग्वाला या पशुपालक मन तो बीरो घणो ही करे, भाटू मत फोड़ दे करे रोग से। दोनों बातें ध्यान रखनी इसमें, पशु भी स्वस्थ होना चाहिए और पशुपालक जो दुग्ध निकालने वाला है वो भी किसी भी रोग से संक्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि संक्रमण पशु के अंदर होने की संभावना हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, वो संभावना हो सकती है। दो नालो एक ही है तो पर भी नहीं काटना पड़ी, बहुत कन जाए बचे जब दूध के पहली बात है गाय भैंस के अंदर आगे भाई है दो नालो एक ही रहे, एक कर लो दूजोड़ा नहीं काटना पड़ी, जोड़े बैठाना पड़ी बिने या पड़ोस में बुलाना पड़ी बीमारी और बीमारी भी यहाँ की फैल सके, यहाँ नहीं ताव आएगी राज मार दूध गुन काटी जाए, संक्रामक बीमारी होती है ना वो ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ताव आएगी मत दुखे आज नहीं काटने भाई सर पटाएड़ो है गिरावेली मारी एड़ा किस असर है। आगे नेक्स्ट हेडिंग है दूध दोहने की विद्या। कितनी विद्या भाई महावीर बता कौन कौन सी। सबसे पहला तो हो जाएगा हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, और एक हो जाएगा इसके अंदर दुग्ध मशीन, नाम ही उसका दुग्ध मशीन ही होता, दुग्ध मशीन द्वारा
अब टाइम कम किस में लगेगा? अब इसमें देखो जो एवरेज टाइम बता रखा है ना, वो तो वैसे कम ही है, अभी 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट में। और हाथ द्वारा इसमें टाइम ध्यान में रखना 5 से, वैसे तो लगते हैं 10-15 मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट। सही कौन सा रहेगा भी? अब एक अकेली भैंस या गाय है, क्या उसमें मशीन का यूज करोगे क्या? तो बड़े स्तर पे अगर पशुओं का पालन किया जाता है ना, तो वहां पर ध्यान में रखना मशीन के द्वारा दुग्ध है वो निकाला जाता है। लेकिन अगर कम है या फिर 2-3 है, तो उसको उसके अंदर जो दुग्ध का दोहन होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हाथों द्वारा। अब हाथों के अंदर भी अलग अलग यहाँ पे विधियां वो हमें पढ़नी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल और है। ये लिखो एक बार पूरे, फिर नए पेज से शुरू करते हैं। ध्यान रखना भी इनमें से जो टॉपिक है छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन 100% हर एक टॉपिक में से आएगा। 45 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब ये नहीं भी टॉपिक कोई बाकी रहेगा, कोई बाकी रहने वाला नहीं। सिलेबस किस किस के पास है? हाथ खड़े करो, प्रिंट निकाला हो, फोन में नहीं, प्रिंट निकाला हुआ देख लो आप। हाथ नीचे करो, अरे वो दोनों हाथ यार नहीं। क्या पढ़ रहे हो फिर आप? हैं? तो साथ में सिलेबस तो होना चाहिए ना आपकी। मान, अरे भरोसा तो है। मैं भी आप पे भरोसा करके बैठा हूं कि भी आपके पास सिलेबस होगा। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, ये इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, आराम से इसमें से 10-12 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो सिलेबस आपने ये मान लो पढ़ लिया और गलती से मेरे से एक आध वो टॉपिक रह गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए आपके पास होना तो चाहिए ना भाई सिलेबस, कि भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हमारा काम बताने का है और आपका काम पढ़ने का है। एग्जाम देख क्या होगी, माँ कोई नाटा तो हाँ को नहीं, हाँ तो आटी ऑटो ले रहा जो अगड़ा और पर्सन आएगा बे, और थांगो सिलेक्शन नहीं हो तो मैं ऑटो ले रहा हूँ, ला ध्यान रख जो, मैदान है दौड़ा दौड़ा ठोका ना। हाँ लिखो, ये लिख लिया इतना? महावीर कितना पेज लिख लिया? लिख लिया? अब आगे आपको जो हेडिंग डालनी है ना, वो हेडिंग डालनी है आपको। फर्स्ट नंबर, हाथ द्वारा दुग्ध दोहन। अब हाथ द्वारा दुग्ध दोहन के अंदर जो सबसे पहला इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि भी दुग्ध दोहन के अंदर हाथों के द्वारा दुग्ध दोहते हैं, तो उसमें 3 विधि अलग अलग। सबसे पहला इसके अंदर होता है यहां पे पूर्ण हस्त विधि। सेकेंड नंबर इसके अंदर होता है अंगूठा विधि। और थर्ड नंबर होता है इसके अंदर चुटकी विधि। क्या होती है चुटकी? हाँ, अब देखो ये कैसे मामिर बता दे।
भैंस को आप कैसे दूध सकते हो? मान लो, बताओ भाई महावीर बता। अगर ये मान लो भी थन है, अंगूठे और हाथ से ऐसे दूध है तो वो अंगूठा विधि होगी, है ना। और पूर्ण हस्त का मतलब इस प्रकार से पकड़ रखा है थन को, फिर दुग्ध निकालते तो वो कौन सी होगी? पूर्ण हस्त विधि। और चुटकी विधि के अंदर मान लो भी आपकी कोई गाय है, पहलियान है, तो उसके अंदर थनों का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? थनों को एक अंगूठे और 2 अंगुलियों की सहायता से ऐसे पकड़ेंगे और फिर उसको दूना होगा, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी? अब आप बताओ इनमें से ज्यादा मुश्किल कौन सी विधि है? चुटकी विधि। सबसे सरल कौन सी होगी? अंगूठा या पूर्ण हस्त? पूर्ण हस्त। पशुओं में इनमें से ध्यान में रखना कि भी ज्यादातर थनों के अंदर संक्रमण होने की संभावना किस में रहती है? अंगूठा विधि में रहेगी ना, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी आपके जो मसल्स वगैरह रहेगी, जो नलिका रहेगी, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। और पूर्ण हस्त विधि के अंदर यहाँ पे दुग्ध भी पूरा निकल पाएगा और ये विधि एकदम सही रहती है। तो इन विधियों के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा कौन सी विधि सही है, कौन सी विधि सही नहीं है, कौन सी विधि का कब उपयोग करेंगे, तो वो हमें चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे हाथ द्वारा दुग्ध दोहन के विधियों के अंदर टोटल कितनी है हमारे पास में? 3। पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि और चुटकी विधि। लिखो फिर आप। अब एक और चीज ध्यान में रखना, ये मान लो आपके पशुओं के रखने का स्थान है, यहां पे ऐसे बीच में ठाण बनी होड़ी है, हाँ, तो एक पशु इधर रहेगा और एक पशु यहां पे, मान लो पशु है इस तरफ, इधर भी तो पशु रह सकते हैं ना। एक और देखो कौन सा मेथड हो सकता है इसमें, ये पशुओं को आपको यहां पे रखने के अंदर पड़ेंगे हम। यहां पे एक मिनट, एक ठाण 8 बनी होड़ी है, एक ठाण 8 बनी होड़ी है, ठाण तो समझो ना, हाँ, एक पशु 8 है, एक पशु 8 है। तो आप इसमें देखोगे इनकी पूंछ क्या रहेगी, दोनों की आमने सामने रहेगी ना। तो ये पशुओं को रखने का स्थान जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी ये विधि आएगी अलग अलग, पशुओं को किस प्रकार से रख सकते हैं, पूंछ विधि होगी। हाँ, नाम है बिल्कुल। यहाँ पे मुख विधि है, मुख का मतलब मुख सामने, देखो इन दोनों के ठाण बीच में है ना, तो इन दोनों के मुख सामने और वहां पे पूंछ सामने, वो पूंछ विधि होगी। और यहाँ पे कौन सी होगी? मुख विधि होगी। चलो आप लिखो, इसके नीचे से शुरू करो। एक बार कोई विधि का नाम नहीं डालना, डायरेक्ट ही लिखना आपको। विभिन्न थनों को, हाँ कंटिन्यू, ये बना लिया इतना सा, ये बना लो और इसके नीचे कंटिन्यू लिखो आप। अरे ये नाम नहीं लिखे क्या? पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि और चुटकी विधि। विभिन्न थनों को दुहने का काम भी अलग अलग होता है। इसमें क्या करते हैं, मान लो भी आपके 4 थन होते हैं, तो या तो पहले आगे वाले थनों को दूं लो दोनों को, या फिर एक साइड वाले जो थन होते हैं उनको दूं सकते हैं। तो 2 है, ध्यान में रखना। या तो आड़े, मतलब ये मान भी 4 थन है, तो या तो आप आगे वाले थनों को ऐसे दूं सकते हो, या इन 2 थनों को पहले इनको दूं लो, साइड वालों को, और फिर आप इनको दूं लो। तो आड़ी या फिर खड़ी रेखा, इसमें दूं सकते हैं वो तो, क्रॉस के अंदर भी इसमें आड़ी व खड़ी रेखा में स्थित थनों को एक साथ दूहा जाता है। पहले
अगले थनों को और फिर पिछले थनों को एक साथ दूहा जाता है। सामान्यतः ध्यान, ऐसा नहीं कि भी सर यही क्यों, पीछे वाले थनों को भी तो दू सकते हैं पहले, लेकिन सामान्यतः पहले अगले थनों को दूना चाहिए और फिर पिछले थनों को दूहा जाता है। लिख लिया ये? लिख लिया महावीर? अरे रहने दे, ये फिर आएगा नहीं। लिख लिया? ये लिखने के बाद हेडिंग डाल देना आप, हाथ द्वारा दूध दोहने की 3 विधियां हैं। बाकी करेंगे कल। वो तो अरे इनको तीनों पढ़ना तो पड़ेगा ना आगे डिटेल से। हाथ द्वारा दूध दोहने की 3 विधियां हैं। हाँ, ये लास्ट हेडिंग डाल दो और इनकी जो ये तीनों विधियां वो कल पढ़ेंगे। दूध दोहने की 3 विधियां हैं। सरल ही ये टॉपिक, कोई हार्ड नहीं है इसमें। बस घर जा रहे 1-2 बार भैंस ने गाय ने दूध लीजो। हैं?